हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों जनवरी आ गया है, कमर कस लीजिए। पीसीएस का प्री एकदम नजदीक आ गया है। जून में आप सभी का पेपर होगा। कोशिश करिए दिन का कम से कम 10 घंटा अपनी पढ़ाई को दीजिए। 7 घंटे पढ़िए और कम से कम 2 से ढाई घंटे रिवीजन को दीजिए। इतना याद रखो दोस्तों, जो पढ़ रहे हो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और अगर पर डे रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था ना कि न्यू ईयर पे हमारे चैनल्स पे नए नए इनिशिएटिव आएंगे। आप लोगों ने दोस्तों जो इधर बीच घटना चक्र की सीरीज को काफी ज्यादा मतलब कह सकते हो कमेंट किया, प्यार दिया कि सर ये हर एस्पेक्ट में बेनिफिशियल है, और भी एक दो कमेंट आए थे कि सर इस बुक को कंप्लीट करा दीजिए, ये करा दीजिए। तो ये सारे देख के चीजें काफी अच्छी लगी। और दोस्तों हमारे चैनल पे आंसर राइटिंग कॉन्सेप्ट्स के जो प्रोग्राम है कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है, उस भी इनिशिएटिव को आप लोगों ने काफी मतलब सराहा है, प्यार दिया है। मैंने देखा है उसके बदले भी 6-7 सब्सक्राइबर मेरे गेन हुए 2 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक मैं ये चीज़ों को समझ रहा हूँ कि हाँ, मेरी कई बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आपको ठीक लगता है। ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हम बातें करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको बातें समझाऊं दोस्तों, तो हमारी जो पीसीएस की प्री में आपने पॉलिटी सेक्शन में देखा होगा कि लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल बुक। लक्ष्मीकांत ही हमारे कह सकते हो कि गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वही सब कुछ है। बगैर उसके पढ़े मतलब कह सकते हो कि पीसीएस का प्री निकालना अपने आप में समझ लीजिए टेढ़ी खीर है। तो दोस्तों लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब इतनी मोटी, उसको खत्म करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, अब लक्ष्मीकांत की किताब को कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब यूँ समझिए कि ये जो लेक्चर्स होंगे, ये 6 घंटे का लगभग पूरा लेक्चर होगा। पूरी लक्ष्मीकांत की किताब 6 से 7 घंटे में पिक्टोरियल फॉर्म में आएगी, जिसमें क्या होगा दोस्तों कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आप चाहो दोस्तों तो इसको पढ़ने के बाद आप अपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर देखना, पक्का आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज, सबसे पहले दूसरी चीज ये आपको बता दूं, ये जो मैं लेक्चर ला रहा हूं ना दोस्तों, ये टोटली जो है पीसीएस के प्री के लिए। इट्स नॉट रिलायबल फॉर द यूपीएससी प्री। देखिए दोस्तों, मुझे ये चीज पता है कि आईएएस पीसीएस बनने का ख्वाब सपना क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं किसी भी तरीके का आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या गुजरती है जब कोई मिसगाइड करता है, ठीक है। तो ये टोटली जो लेक्चर है, ये टोटली जो है पीसीएस के प्री के लिए है, ठीक है। पीसीएस के प्री के लिए, पॉलिटी के लिए। इट्स नॉट रिलायबल फॉर द यूपीएससी, बिकॉज क्यों? क्योंकि दोनों के क्वेश्चन जो पुटअप करने का तरीका है वो अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो आइए फिर अपने चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 इज बेसिकली कौन सा चैप्टर है? द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपने अपने लक्ष्मीकांत की किताब में द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर देखा होगा, ये उसी का चैप्टर है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने धमाकेदार इस सेशन की। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत अगर आप देखोगे दोस्तों कि ब्रिटिश क्राउन के ही टाइम स्टार्ट हो गई थी। तो आपने लक्ष्मीकांत की किताब में सबसे पहले कॉमन चीज पढ़ा होगा क्या, कि 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 के चार्टर एक्ट क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर एक्ट पास हुआ। इसका एम क्या था? इसका एम था करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको प्रिवेंट करना, पूरी तरीके से रोक लगाना, ठीक है। इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, कहां पे ये आया? क्यों? क्योंकि आप देखोगे उस टाइम क्या था कि 3 कॉलोनीज बन चुकी थी, 3 प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अंदर इट्स अ पावर, ये पावर ऐसी दी गई थी जब इंडिया में गवर्नर जनरल का फॉर्म इंडिया में आया था। गवर्नर जनरल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि गवर्नर जनरल होगा वो ब्रिटिश के रीजन में, ये जो 3 रीजन बनाए गए थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इसमें एक गवर्नर जनरल हेड होता था, लाइक अ सीएम। सीएम की तरीके से उसको ताकत दी जाती थी। वो क्या करता था? इट्स अ सुप्रीम। सुप्रीम यानी वो ही करता धरता है, ठीक है। तो इस चार्टर एक्ट के तहत आप देखोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबसे सुपीरियर बनाया गया। इवन आप देखोगे कि ये फर्स्ट टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। तो 1774 में, ये डेट याद रखना दोस्तों। पीसीएस का फॉर्म यही सब होता है, क्वेश्चंस पुट अप करने का। ये मतलब कह सकते हो कि यही सब छोटी मोटी डेट से उठा के पूछ ली जाती है। आप कोई भी पीसीएस की तैयारी करोगे, स्टेट पीसीएस में, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, ये लेक्चर पक्का आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों 1773 के एक्ट के बाद 1784 का एक्ट पास हुआ। 1784 के एक्ट के मेजर प्रोविजंस को देखोगे, इट्स बेसिकली क्या करता है कि ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो और प्रॉपर जो है कंट्रोल कर देता है, किस पे? कंपनी के अफेयर्स पे, ठीक है। 1784 का मेजर प्रोविजन है क्या है कि गवर्नमेंट की ताकत को और इंक्रीज कर देता है, किस पे? कंपनी पे। उसके बाद आप देखोगे पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑफ कंपनी। मतलब कह सकते हो कि जो कंपनी उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके की कंपनी थी दोस्तों। मतलब ये समझने की कोशिश करिए
कि एक बिजनेसमैन की तरह इन्होंने रूल किया, धीरे धीरे इंडिया को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया। तो आप देखोगे कि इट्स अ पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑफ कंपनी। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज जनरली द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो आप देखोगे पिट्स को लाने का क्या तीन नतीजा था, तीन फंक्शन था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी का है उसमें प्रॉपर क्या कर सके, एक सेपरेशन लाया जा सके। उसके बाद आप देखोगे कि 1786 का एक्ट आया। 1786 का एक्ट क्या कहता था? 1786 का एक्ट ये कहना था कि जो गवर्नर जनरल होगा उसके ऊपर ये पावर होगी कि वो काउंसिल की किसी भी केसेस पे अपने डिसीजन को दे दिया जाएगा और वो डिसीजन जो होगा वो बाधित होगा, बाधित मतलब मैंडेटरी होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये 1786 का एक्ट था। 1786 के एक्ट से क्या पता चलता है कि गवर्नर जनरल का फॉर्म 1773 में आया, लेकिन 1786 में इसकी डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया 1786 में। इसके बाद आप देखोगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या है कि आप देखोगे कि कंपनी को मोनोपोली का ट्रेड दे दिया गया। कंपनी को मोनोपोली के ट्रेड के बाद आप देखोगे क्या किया गया कि आप ट्रेड कर सकते हो इवन किस चीज को छोड़ के, टी को छोड़ के और ट्री को छोड़ के चाइना के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब चाय और ट्रेड को छोड़ के आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इवन आप देखोगे राइट टू कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर टू द कंपनी। आप देखोगे कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आपको और मतलब कह सकते हो कि इंडिया को टेरिटरी बनाने के लिए, पूरा रेवेन्यू निकालने के लिए आपको छूट दे दी जाती है। इवन इट्स अ फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ द इंडियन। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि इट्स अ फर्स्ट टाइम था जब आप, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम था कि क्या यहाँ पे है कि 1813 में इंडियंस के लिए कुछ सोचा गया। क्या सोचा गया? उनकी एजुकेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों नहीं लिखा है पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें मैं यहीं से आपको बताऊं। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद अगर आपने मेरा डे 2 का रिवीजन सीरीज देखा है, कॉन्सेप्ट थ्रू रिवीजन सीरीज पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू आपने देखा है, तो मैंने उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको एनालाइज करिए। तो उसमें मैंने 1813 के चार्टर एक्ट को डिस्कस किया। 1813 के चार्टर एक्ट को मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने वहां पे ये बताया कि किस तरीके से आप देखोगे 1813 के चार्टर एक्ट के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज फ्लो करने लगी, मतलब इंडिया में अपने इंटरेस्ट पे आने लगी। तो आप यही चीज समझने की कोशिश करिए कि ये जो 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन पे इन्वेस्ट किए गए थे ना, ये किस लिए किए गए थे? क्रिश्चियन स्कूल यानी कॉन्वेंट मिशनरीज स्कूल की स्थापना की गई और धीरे धीरे अपने धर्म का एजेंडा ये लोग फैलाने लगे। ठीक है, अब 1833 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? ये कंपनी की जितने भी प्रिविलेजेस थे उसको क्लोज डाउन कर दिया, मतलब कम कर दिया। उसके बाद आप देखोगे प्रोविजंस फॉर द कंपनी टू ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, अब कंपनी का खाली जो हो गया वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इतना याद रखो दोस्तों, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1733 से गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आया ऑफ बंगाल का। उसके बाद आप देखोगे कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल का ही जो गवर्नर होगा वो पूरे इंडिया का गवर्नर होगा। ठीक है, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे टू इनेक्ट लॉज, अ लॉ मेंबर इंक्लूडेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, एक लॉ मेंबर को इंक्लूड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। हालांकि लॉर्ड नहीं कहना चाहिए दोस्तों, पर मैकाले लिखा है तो मैकाले ही ठीक है। ठीक है, मैकाले द फर्स्ट लीगल मेंबर, द लेजिस्लेटिव पावर वाज सेपरेटेड फ्रॉम द टेकन अवे फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आप देखोगे कि क्या किया गया, एक कह सकते हैं न्यू मेंबर को इंक्लूड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। वो कौन थे? मकाले थे। मकाले को क्या बोला जाता है दोस्तों? मकाले को मॉडर्न एजुकेशन का कह सकते हो कि जनक भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को, इंडिया की क्रांति मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को भी लाने वाले लॉर्ड मकाले ही थे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट को अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो फॉर्म आए। दो फॉर्म क्या है? एक फिक्स्ड फॉर्म जो कि गवर्नमेंट इंक्लूड करती थी, एक फाइनेंस फॉर्म जो कि कंपनी करती थी। ठीक है, मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जो सैलरी होगी मेंबर की, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल की एंड द अदर ऑफिसर्स, वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, जो सैलरी है वो फिक्स्ड है सारे ऑफिसर्स की गवर्नमेंट द्वारा। इवन फाइनेंस वाज जनरली वाज गिवन बाय द कंपनी। मतलब ये समझने की कोशिश करिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा इंडिया से ड्रेन करके लेके जा रही है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो जो पेमेंट दी जाएगी वो भी इंडियन के पैसे से दी जाएगी। ठीक है, तो ये 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि क्या किया गया, नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स को कम किया गया। डायरेक्टर्स को कम करके क्या किया गया, 24 से 18 लाया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 6 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे क्राउन के। ठीक है, अब 1858 के चार्टर एक्ट की बात करोगे, 1858 के अगर चार्टर एक्ट की बात करोगे दोस्तों तो क्या है? 1858 का चार्टर एक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड द न्यू नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि 1858 के चार्टर एक्ट से आपने क्या दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा। क्या देखा
कि कंपनी का कंट्रोल जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रॉपर टेकन अवे बाय द कंपनी एंड गिवन टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पिछले चार्टर से दिया गया था, आपने पढ़ा ना पिट्स वाले चार्टर से कि जो दिया गया था, अब वो वापस कंपनी के पास जा चुका है। ठीक है, इवन आप 58 में देखोगे कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स फॉर इंडिया बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, मतलब जो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा वही बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होगा, इवन बोर्ड ऑफ द कंट्रोल एडवाइजरी। मतलब ये समझने की कोशिश करें, इट्स हैव ऑल द राइट्स टू गिवन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि ये सारे राइट जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया को दे दिए गए थे। अब तीसरा क्या है, द न्यू नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये समझने की कोशिश करिए, द न्यू नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉइस है। मतलब आपने देखा कि 1800 क्या कहे, पुराने जो चार्टर एक्ट आपने पढ़ा ना, कौन सा पढ़ा, इसके पहले वाला जो चार्टर एक्ट आपने पढ़ा कौन वाला, 1753 का जो चार्टर एक्ट आपने पढ़ा, सॉरी 1753, इसके पहले वाले जो एक्ट को आपने पढ़ा, उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लेकिन आप देखोगे कि 1858 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है अब वॉइस राय का फॉर्म दे दिया गया। इवन आप देखोगे इट इज अ जनरल डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे आज प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है स्टेट में, गवर्नर होता है, उसी तरीके से आप देखोगे कि वॉइस रॉय को मतलब वॉइस रॉय को ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटिश रूल के दौरान दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे द एक्ट्स अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो एक्ट्स पास किए गए थे, कौन कौन से एक्ट्स थे। 1861, 1861 क्या था, 1861 को देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अपने उस टाइम क्या था, हिस्ट्री में आपने वर्नैकुलर एक्ट को पढ़ा है। वर्नैकुलर एक्ट यानी प्रेस एक्ट, ठीक है, इंडिया के प्रेसेस को कंट्रोल करने का एक्ट। इवन आप देखोगे एमुनेशन एक्ट। एमुनेशन एक्ट क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या हो गई थी, तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया था, जिसपे क्या था कि पावर जो है मतलब टोटली ऑर्डिनेंस को कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, 1861 के एक्ट के बाद ऑर्डिनेंस को कंट्रोल कर लिया गया। इवन आप देखोगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस वाज इन द फोर्थ 6 मंथ, और इवन इम्पावर्ड ऑफ द वॉइस रॉयज काउंसिल्स टू मेक द लॉज। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसने वॉइस रॉयज को पूरी तरीके से इंपावर कर दिया कि वो किसी भी लॉ को बना सकता है। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि वॉइस रॉय अभी तक किस किस फॉर्म में हमने देखा, पहले गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, उसके बाद वॉइस रॉय बना। नाउ द अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1861 इट इज जनरली टोटली शो दैट द वॉइस रॉय हैव empowered टू द काउंसिल टू मेक एनी लॉज। ठीक है, अब एक्सपेंशन ऑफ द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब आप देखोगे अभी तक जो डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या 24 से 18 हुई, लेकिन 1861 के एक्ट के बाद आप जो वॉइस रॉय की काउंसिल्स थी, अब उनमें एग्जीक्यूटिव की पावर को और एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर दिया गया। इवन आप देखोगे द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल एंड मद्रास रिस्टोर्ड पावर। मतलब अभी तक आप देखोगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब क्या किया कि इन प्रोविंसेस के पावर को वापस से रिस्टोर कर दिया गया। इवन दे हैव टू गिव टू लेजिस्लेटिव पावर एंड टू ओवररूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। मतलब ये है कि इनकी पावर को वापस से देके इनको लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, इलेक्शन कराने की पावर दे दी गई, मतलब इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बना दिया गया। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि टू ओवररूल द काउंसिल इफ नेसेसरी, मतलब ये है कि आपको काउंसिल की ताकत भी मिल जाती है अगर आपको जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दोस्तों क्या था 1892 का। 1892 के अगर एक्ट को आप देखोगे दोस्तों, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एम्पावर्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द बजट। मतलब ये समझने की कोशिश करिए 1892 में आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये एम्पावर दे दिया था कि आप बजट पे अपने व्यूज को रख सकते हो। इवन आप देखोगे ये किसके लिए था, ये इंडियंस के लिए था दोस्तों। राइट टू आस्क क्वेश्चन इन मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट बाय गिविंग द 6 days prior notice to the member of the legislative। मतलब आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, आपको ये ताकत दी जाती है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट पे 6 डेज के प्रियर नोटिस पे मेंबर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल पे आप किसी भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पे सवाल कर सकते हो। इवन आप देखोगे द इंट्रोड्यूस ऑफ द एक्टोरियल सिस्टम्स एट लिमिटेड स्केल। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि जो एक्टोरियल सिस्टम रहता है उसको भी लिमिटेड स्केल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए क्या कि जो इलेक्शंस होगा इट्स नॉट अ जनरली फॉर्म, कौन सा, वोटिंग के फॉर्म में उस टाइम नहीं था। मतलब ये समझने की कोशिश करिए लिमिटेड स्केल का मतलब ये है कि जो चुन के चला आएगा, जिसको हमने चुन दिया, जिसको हमने नियुक्त कर दिया, विदाउट क्या किसी के इलेक्शन कराए, कुछ कराए, वोटिंग कराए, वही रूल करेगा। लिमिटेड स्केल में इलेक्टोरल सिस्टम को ला दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की शुरुआत होती है। इंडियन काउंसिल 1909, मॉन्टे मोर्ले रिफॉर्म्स 1909। इट्स जनरली कह सकते हो कि इसने ड्रास्टिक चेंज इंडिया की हिस्ट्री में कर दिया, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए, आप देखोगे
कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को कम्युनल डिवीजन भी माना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज जनरली बेस्ड ऑन द कम्युनल डिवीजन स्केल बिकॉज क्योंकि आप देखोगे 1905 में बंगाल के डिवाइड होने के बाद आप देखोगे कि 1906 में 1905 में बंगाल क्यों डिवाइड हुआ? बंगाल इसलिए डिवाइड हुआ, मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल डिवाइड हो गया। इट्स अ फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक रेखा खींची गई। उसके बाद आप देखोगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद आप देखोगे कि 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देने की फॉर्म की गई। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस समझो दोस्तों कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ये दिया गया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में मतलब मुस्लिम का दावेदार मुस्लिम का, मतलब ये समझिए मुस्लिम का नेता मुस्लिम होगा, हिंदू का नेता हिंदू होगा, समझ गए? तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया। इवन आप देखोगे द सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर नॉट गिवन टू द राइट टू वोट ऑन द बजट। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि जो सेंट्रल का लेजिस्लेटर मेंबर होगा उसको ये ताकत नहीं दी जाएगी कि वो वोट पे अपने व्यूज को रख सके, इवन नॉट गिवन हैव एनी पावर टू वोट ऑन द बजट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज पूरा समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1909 के जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं उसको देखिए। गांधी जी के क्या व्यूज थे? गांधी जी के व्यूज थे कि ये टोटली जो है डिस्ट्रॉयड है, अपने देश के कह सकते हो कि मतलब सही नहीं है, देश की सोवर्जिनिटी के लिए ये सही नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है। इवन आप देखोगे रैमसे मैकडोनाल्ड का क्या कहना था? रैमसे मैकडोनाल्ड का कहना था दिस रिफॉर्म वाज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइज हैव बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द ब्यूरोक्रेसी। मतलब आप समझो दोस्तों कि इट्स जनरली कंप्रोमाइज है, किस चीज का? शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइज है, किस चीज का? डेमोक्रेसी का, और इवन आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो दोस्तों कि द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मतलब 1919 के बाद आप देखोगे क्या होता है। 1919 के बाद क्या है कि एक डायरकी सिस्टम ले आ दिया जाता है। डायरकी सिस्टम को समझने की अगर कोशिश करो दोस्तों तो 1919 के एक्ट को क्या है, मोंटेगो चेफोल्ड, ये दोनों जो थे एक अंग्रेज थे। कौन अंग्रेज थे? मोंटेगो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत क्या था कि डायरकी सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है। डायरकी सिस्टम मतलब यूं समझने की कोशिश करिए डुअल सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है। इट्स द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पांसिबल गवर्नमेंट वाज द इंट्रोड्यूस्ड। इस चीज से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो पीसीएस के प्री में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आप देखोगे रिस्पांसिबल गवर्नमेंट वाज द टर्म यूज्ड। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो क्या बनाया गया? एक रिवर्स एक ट्रांसफर, दोनों डिवाइडेड। अब देखिए दोस्तों जहां जिस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसको वहां पे उस चीज को इस नोट्स में अगर नहीं होगा ना तो मैं टोटली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता न करिए, जहां से पॉसिबिलिटी होगी बनने की। इसको क्या कहा जाता है? बेसिस ऑफ द एक्ट ऑफ द मोंटेगो चेल्सफोर्ड रिपोर्ट से क्या हुआ कि मोंटेगो चेल्सफोर्ड रिपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या था? प्रोविजंस था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। इवन आप देखोगे इसी एक्ट के बाद डायरकी के सिस्टम को हटा दिया गया। ठीक है, डायरकी के सिस्टम को क्या प्रोविडेंस से हटा दिया गया। इवन आप देखोगे इम्प्लेंटेड एट द सेंट्रल लेवल। इवन आप देखोगे कि ये प्रोविंसेस को एक ऑटोनॉमी दे दी गई। किस ऑटोनॉमी का? मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट का। अभी तक क्या था 1919 में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थे कि हमको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, हमने जो काम किया वो हमको बताना पड़ेगा। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हम जो भी काम करेंगे हम इशारे कर रहे हैं। लेकिन अब 1935 में इंडियंस को ये ताकत दे दी गई थी। मतलब ये समझने की कोशिश करिए जो गवर्नमेंट था वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब सेल्फ गवर्नमेंट में चेंज हो चुका था। ठीक है, तो ये दो टर्म है 1919 का और 1935 का। तो ये दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डायरकी को खत्म किया गया। इवन आप देखोगे कि गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स थे उनको चेंज किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ चीजों को और देखिए, क्या एक्सपेंशन किया गया? किस चीज का? क्लास इलेक्टोरेट का। क्लास इलेक्टोरेट मैं आपको बताया ना दोस्तों, अभी तक कम्युनल था, कम्युनल तो इलेक्टोरेट था, अब क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को भी ला दिया गया। मतलब अब दलित की भी सीटों को घुसेड़ देंगे यहाँ। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए दोस्तों, देखिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश ने डिवीजन का गेम बहुत पहले ही खेल दिया था। मतलब यूं समझिए कि भारत और पाकिस्तान की जो सरहदें बटी है ना, ये कह सकते हो कि बस हमने आज उस चीज को 70 साल पहले देखा है। इसकी जो कह सकते हो कि शुरुआत कर दी थी ना वो अंग्रेजों ने ही कर दी थी। मतलब यूं समझिए कि कम्युनल क्लास का जो दंगा अपने इंडिया में शुरुआत हुआ ना, ये शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ही थे। अगर आप दोस्तों हिस्ट्री को उठा के देखोगे ना तो आप देखोगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियन और मुस्लिम इज जनरली कम्स इन अंडर अ वन अम्ब्रेला। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि नेशनलिज्म का कांसेप्ट आप 1857 की क्रांति में देखोगे। अलग बात है कि आदमी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, लेकिन आप देखोगे कि यही देख के ब्रिटिश हुकूमत की फट गई थी। जब वो डर गए उसके बाद वो चीज समझ गया कि अब हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना पड़ेगा। अगर ये दोनों क्लास वापस से एक हो गई तो हमारा तो समझ लीजिए बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। यही कारण था कि यहीं से डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत कहां से की है? बंगाल को डिवाइड करके। बंगाल का डिवाइड हुआ, अंग्रेजों का धन्यवाद करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, बंगाल ढाका के नवाब ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद आप देखोगे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिए। ठीक है, अब यूं समझने की कोशिश करो दोस्तों
अगर आप नॉर्मल रिजर्वेशन से बनते हो, मतलब ये समझने की कोशिश करिए, आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट से आईएएस पीसीएस बनते हो, तो आप पूरे जन के प्रतिनिधित्व करोगे। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि आप जनरल के भी आईएएस हो, ओबीसी के भी आईएएस हो, एससी के भी आईएएस हो, एसटी के भी आईएएस हो। लेकिन अगर आपको हम सेपरेट इलेक्टेड दे देंगे ना, कि आपको चुनने वाले सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही होंगे और कोई कास्ट नहीं होगी, तो आप फेवर भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही करोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपको जिताने वाले यही है। तो सेपरेट इलेक्टेड का कंसेप्ट यही होता है, इसने ही कम्युनल वायलेंस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल में होलिस्टिक बता दिया। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि एक बाइकैमरल सिस्टम ला दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटर और स्टेट लेजिस्लेटर ला दिया गया था 1935 के एक्ट के बाद। इवन आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ द पावर की कर दी गई, क्या, सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में। इवन आप देखोगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन 1937। ठीक है, यहां तक बात हुई। उसके बाद आप देखोगे फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, ये सब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या है कि ए कार विद द ब्रेक्स बट नो इंजन। बात सही है, मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमको गाड़ी तो दे दी गई है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। ठीक है, राइट टू स्लेवरी, चार्टर ऑफ द स्लेवरी इनकॉर्पोरेटेड एज अ डीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि इसमें से कुछ चीजें हैं जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट में 1950 में उठाया गया है यहां से। ठीक है, नोट्स, नोट में इंपॉर्टेंट फॉर्म में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिजेक्टेड इन द लखनऊ सेशन 1936 ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो आप देखोगे कि लखनऊ के सेशन में कांग्रेस ने इस एक्ट को मतलब इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अब 1947 की यहाँ पे बात। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने 1947 के एक्ट को देखेंगे। अब देखोगे दोस्तों कि इसके पहले के एक्ट के बाद अब 1947 में एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, इस एक्ट के थ्रू आप देखोगे कि क्या होता है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिश की जो सोवेरेनिटी रहती है वो खत्म रहती है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर द अफेक्टेड फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ठीक है, मतलब ये समझिए कि ब्रिटिश की जो सोवेरेनिटी है वो खत्म हो चुकी है। राइट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनेंस, मतलब ये है कि आपको ये ताकत दे दी जाती है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हो। इवन फ्रीडम फ्रॉम द बोथ डोमेन्स सीडेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब है कि यूं समझने की कोशिश करिए कि आपको फ्रीडम पूरी तरीके से दे दिया जाता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के थ्रू। इवन आप देखोगे द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज एबॉलिश्ड, मतलब यूं समझने की कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, कि जो पोस्ट थी ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स की इंडिया की, वो एबॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे एक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ क्रिस्प मटेरियल है, फैक्ट है, उसको यहाँ पे देखना है। क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं दिखाई दे रहा हो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था, वेरिन हेस्टिंग था। ठीक है, द वन हु गॉट द पावर ऑफ द चीफ कमांडर कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मतलब यह है कि इनको चीफ कमांडर की पावर दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद द वन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने और क्या किया था, सती प्रथा पे रोक लगाई थी। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस 1861 के एक्ट के बाद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कह सकते हो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम, बर्मा को कब सेपरेट किया गया, 1837 में सेपरेट किया गया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब लाई गई थी, मैंने बोला था ना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1919 के एक्ट में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दोस्तों द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब लाया गया, 1835 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखोगे द फर्स्ट डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब कब डिमांड किया गया था, स्वराज पार्टी ने 1834 में डिमांड किया था कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो। फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर इन इंडिया, मतलब आप देखोगे कि पहला कौन सा इंडियन मेंबर था जिसका ये आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन मेंबर को लाने का, कॉन्स्टिट्यूशन में एम एन राव ने 1934 में कहा था। उसके बाद आप देखोगे द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस डिमांडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट 1934 में। ये कब की बात है, लखनऊ सेशन की बात है। हाँ, उसके बाद आप देखोगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब आप देखोगे कि जो हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली वाज इलेक्टेड कैसे था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और कौन कौन से उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया टोटल, उसके मतलब कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसमें कौन थे, क्या 1947 की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस टाइम की कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी, जब ब्रिटिश इंडिया को पावर देके गए थे। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि वेबल प्लान 1945-46 में रख दिया गया था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिवाइडेशन होना है, ये तब की बात हो रही है, एक्ट की बात 1947 की। टोटल वुमेन कितनी थी, 15 थी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। टोटल सेशंस कितने हुए, 11 सेशंस हुए। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1939 को। फर्स्ट फाइनल मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, मतलब मैंने कहा ना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1946 में आ गया। अब आगे की कहानी को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात अब यहाँ पे आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को यहाँ पे रचने की कहानी आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन कहा जाता है।
उसके बाद आप देखोगे कि और कौन चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे कि स्टीयरिंग कमेटी थी इनके पास, और कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कौन से रूल को क्या प्रोसीजर होगा, उसको प्रोसीड करने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या था, यूनियन पावर ऑफ द कमेटी। उसके बाद आप देखोगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जो उस टाइम कमेटीज क्रिएट की गई थी ना कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसमें क्या था कि कौन से मेंबर का क्या रोल था। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, भीमराव अंबेडकर थे। कमेटी ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर का कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को बनाना, यूनियन पावर कमेटी को बनाना। अब सरदार पटेल वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूं ही नहीं बेटा, लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है। सरदार पटेल की जो प्रोविंस कमेटी थी, किसकी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कमेटी ऑफ द माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरियाज। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इट्स अ टोटली गेम फॉर द यूनाइट फॉर द इंटीग्रेशन। मतलब आप यूं समझने की कोशिश करिए, सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने की जो पावर दी गई, जो ताकत दी गई, जो कमेटी का मेंबर बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, वो सरदार पटेल को बनाया गया, ठीक है। अब रिजल्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली, ये टोटल सीट जो थी वो 296 हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। कांग्रेस को कितनी मिली, 208 मिली। ये तब की बात है जब देश, उस टाइम की इलेक्शन की बात हो रही है, ब्रिटिश क्राउन के टाइम की बात हो रही है, ब्रिटिश इंडिया की। मुस्लिम लीग को 73 और 15 ये, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपके स्क्रीन पे ना दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल बोल के यहाँ पे बता रहा हूँ। द वन हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। फर्स्ट प्रिसाइडेड मीटिंग किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कब इन्होंने रिजोल्यूशन को पास किया था, 13 दिसंबर 1946 को। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड हुई थी, जुलाई अगस्त 1946 में। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म कब हुई थी, 2 सितंबर 1946 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनटू फोर्स में है, 26 जनवरी 1950 में। मतलब ये समझिए कि 47 में देश में ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, लेकिन आप देखोगे कि हमने पूरी तरीके से, क्योंकि 3 साल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उसके बाद आप देखोगे कि पावर क्या आई, 1950 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। यही कारण है कि हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने संविधान को अपनाया था, ठीक है। अब कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट को देखते हैं। क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मेंबर्स कौन कौन से थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर नागर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मनुसी एंड मोहम्मद सादुल्ला। ये देखिए दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है बीपीएससी के सवाल में। जहां तक मुझे याद है, ये लास्ट 2 या 3 साल पहले ये प्री में आया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, उसमें एक ये नाम था मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद बीएल मित्रा एंड डीपी खतीब। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसको कहीं नोट कर लो। बाद में आप देखोगे रिप्लेस किया गया, किससे किया गया, माधव राव रिप्लेस बाय द बीएल मित्रा, ठीक है। टीटी कृष्ण कर्मचारी को रिप्लेस किया गया, किससे, डीडी खेतान से, ठीक है। हालांकि ये दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मेंबर कौन कौन से थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम के विजन की बात की जा रही है। एग्जाम के विजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड कैसे था, इन द रेशियो ऑफ द वन रिप्रेजेंटेटिव पर मिलियन। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि पर मिलियन पे एक रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। ये किस तरीके से इलेक्ट हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे है द मेंबर ऑफ द कैबिनेट में मिशन वॉर, किसने किसने लाया था, कौन कौन था कैबिनेट मिशन का मेंबर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज सैड। मतलब ये समझने की कोशिश करी, इसको किसने लाया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। तो ये किसने कहा था, ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। और चेयरमैन ऑफ द एडहॉक फ्लैग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एडहॉक फ्लैग की कमेटी का मेंबर कौन था, चेयरमैन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट द लास्ट गवर्नर, द गवर्नर जनरल एंड द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि पहला कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और वॉइस रॉय कौन था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, किससे, कहां से शुरुआत करोगे, शुरुआत करोगे वेरिन हेस्टिंग से। वेरिन हेस्टिंग क्या थे, वेरिन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जो बंगाल का ही गवर्नर जनरल होगा ना, गवर्नर होगा, उसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, 1734। उसके बाद आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव बने गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इट्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अभी तक क्या था, वेरिन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद आप देखोगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर 1833 के बाद इनको बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ये ध्यान रखना दोस्तों। वॉइस रॉय का कॉन्सेप्ट जो है
जब आया उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस रॉय थे। उसके बाद आप देखोगे आजाद भारत के कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट। उसके बाद सी राजगोपालाचारी थे 1948 से 1950 तक, ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहली मीटिंग कब हुई इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे, BN राव थे। कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम, 2 साल 11 महीने 18 दिन। डिबेट ऑफ द ड्राफ्ट कितने दिन चली, 114 दिन चली। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, आप देखोगे 63,96,729 रुपया था। टोटल मीटिंग कितनी बार हुई, 3 बार हुई। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब फोर्स में आया, 26 नवंबर 1950 को। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में ये सारी चीजें इसी तरीके से पूछी जाती हैं। यूपीएससी का तो लेवल ये नहीं है, वो बहुत हाई लेवल है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चंस फैक्चुअल बन जाते हैं, ठीक है। अब इंटरिम गवर्नमेंट की बात करोगे, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब 26 अक्टूबर 1946 की यहाँ पे बात है। JL नेहरू क्या थे, इनको मिनिस्ट्री कौन सी दी गई थी, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस की। वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, तो होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। और उसके बाद आप देखोगे कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये जो थे बने थे। लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर। अब्दुल रब निस्तर को पोस्ट एंड एयर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर। CH भाभा को वर्क माइंस एंड पावर और बलदेव को डिफेंस और IR चुंद्रनिगर को कॉमर्स बनाया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इवन आप देखोगे बलदेव सिंह, ये जो नाम है ना, सॉरी लियाकत अली और जोगेंद्र नाथ मंडल, हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि कौन से देश से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज उठाई गई और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करके लाई गई। ये दोस्तों अक्सर पीसीएस में सवाल बनता ही है। एक दो क्वेश्चन आप देखोगे कि यूपी पीसीएस में भी आया, मतलब यूपीएससी में भी ये सवाल आया ही है, और आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये देखोगे ही। अक्सर ये क्या है कि क्वेश्चंस बन ही जाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हो कि ये सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब कि इससे क्वेश्चन आना मतलब हो जाता, पॉसिबिलिटी होती है, सब 75% मान के चलो कि पॉसिबिलिटी है इससे आने की, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन से देश से क्या उठाया गया। तो आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया था, प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके बाद आप देखोगे क्या लिया गया, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया, प्रेम्बल लाया गया। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिया गया। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को किसके देश के थ्रू लिया गया, यूएसए के थ्रू लिया गया। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट किसके आया, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ये यूएसए ने दिया है, ठीक है। तो ये यूएसए का क्या क्या है, प्रेम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड प्रोग्रेटिव रिट्स। तो मतलब ये समझने की कोशिश करिए, जो अपनी 4-5 रिट्स हैं, हेर्बियस कॉर्पस, मैंडमस, ये रिट्स कहां से लाई गई थी, ब्रिटेन से लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद रशिया से क्या लिया गया, यूएसएसआर से, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ द जस्टिस इन प्रेम्बल, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट में, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, फंडामेंटल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कंक्यूरेंट लिस्ट। कंक्यूरेंट लिस्ट क्या होता है दोस्तों, ये बताइए, चलिए अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेडरल सिस्टम मतलब संघवाद। संघवाद का कंसेप्ट कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। जिस तरीके से आप देखोगे दोस्तों की करंट टाइम में क्या है कि सेंट्रल की अथॉरिटी मजबूत होती जा रही है स्टेट पे, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ये चैलेंज कर देता है। तो ये मान के चलिए कि कनाडा से फेडरलिज्म सिस्टम को उठाया गया, ये याद रखना दोस्तों बाय हार्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसके बाद अपॉइंटमेंट, मतलब फेडरलिज्म सिस्टम का कॉन्सेप्ट और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेसिड्यूरी पावर बाय द वेस्टेड इन सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं है, पर ये 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना दोस्तों, यूएसए में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहां से कॉन्सेप्ट उठाया गया, यूएसए से उठाया गया, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया, नॉमिनेशन ऑफ द सम मेंबर्स इन द राज्यसभा लिया गया, अच्छा ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था, प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। तब दोस्तों यहां पे ये देखिए कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन कहां से इंट्रोड्यूस किया गया, साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किया गया था। जापान से क्या लिया गया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। अब
देखिए दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले मैं वो मार्क करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी होती है कि बनता ही बनता है, ठीक है। पहले मैं सारी चीजों को रफ कर दूं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पास्ट ईयर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पास्ट ईयर में आपको क्या मिल जाएगा? फंडामेंटल राइट्स, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये कहां से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका से आपको क्या मिल जाएगा? राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कनाडा से क्या इंपॉर्टेंट है? फेडरल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ब्रिटेन से क्या क्या मिला है? ब्रिटेन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिला है? बाय कैमरियल लेजिस्लेचर। उसके बाद क्या मिला है? प्रोग्रेटिव रिट्स, फंडामेंटल प्रिविलेज, प्राइमरी प्रिविलेज, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? बाइकैमरियल लेजिस्लेचर एंड द ब्रिट्स सिस्टम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रशिया से क्या क्या मिला? फंडामेंटल ड्यूटीज, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फंडामेंटल ड्यूटीज है तो देख लीजिए। और बाकी ऑस्ट्रेलिया में क्या हमको मिला है? हालांकि आज तक कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक बना नहीं, पर किस्मत खराब हो तो शायद आ ही जाए, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट उठाया गया और ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट उठाया गया। ज्वाइंट सीटिंग कब? मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्स की मीटिंग का कॉन्सेप्ट उठाया गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी चीज है दोस्तों, फैक्ट बन सकती है। फैक्ट क्या बन सकती है? यहाँ पे ये लिखा है द वर्ल्ड फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कौन का, मतलब सबसे पहला देश का लिखा हुआ संविधान किस देश का है? यूएसए का है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमरजेंसी कहां से उठाया गया? जर्मनी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया? जर्मनी से उठाया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अ प्रोविजंस दैट हैज बीन मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया गया? कनाडा से। मतलब कि किसी भी बिल पे कंसिडरेशन का जो कंसेप्ट है वो कहां से लाया गया? कनाडा से लाया गया, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें पड़ जाता है दोस्तों? एक यूएसए का, हालांकि ये अब पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, पर हाँ ये जर्मनी वाला क्वेश्चन एक बार आया था बीपीएससी में 2002 या 2003 की घटना चक्र में मैंने देखा था। अब ये कनाडा वाला क्वेश्चन अभी मैंने नहीं देखा है, पर हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखना। अब यहाँ पे दोस्तों प्रेम्बल को देखेंगे। प्रेम्बल क्या है? आपने कोई भी एनसीईआरटी की किताब देखी होगी तो एनसीईआरटी की किताब पे आपने तीन चार चीजें देखी होगी, फ्रंट पेज पे ही उस पे जो है लिखा रहता है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? आपने चार पांच चीजें होंगी जो अपने एनसीईआरटी की किताब में देखी होंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या, सॉरी क्या क्या उसके बेस पिलर्स थे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल के, क्या थे? सोविरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अब आप देखोगे ये मेन एलिमेंट्स हैं जो अपने प्रेम्बल के हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है लिबर्टी का। लिबर्टी किस चीज का कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव का? थॉट का, एक्सप्रेशन का। मतलब आप ये है कि आप खुद की थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है, फेथ है, बिलीफ है, वर्शिप है। मतलब आपको ये लिबरल है, ये आपको आजादी है कि प्रस्तावना, ये आपको जो है आजादी देता है, ठीक है। अब इसका प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसको प्रेजेंट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अडॉप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। यहाँ पे बात हुई। अब देखिए दोस्तों, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर, ये वर्ड जो इंक्लूड है ये प्रेम्बल में कब इंक्लूड किया गया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 में, जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया था अपने प्रेम्बल में। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं मार्क कर दूं, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसके थ्रू ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। उसके बाद आप देखोगे द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेम्बल पे क्या डिसीजन था, एक्सेप्टेड, नॉन एक्सेप्टेड। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि किस केसेस में प्रेम्बल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और नहीं माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबने सुना होगा, केशवानंद भारती केस वर्सेस द केरला स्टेट केस, ठीक है। इसमें एक्सेप्टेड था और एसआर बॉम्बई एंड द यूनियन ऑफ द इंडिया कॉन्सेप्ट के बीच में एक्सेप्टेड था। नॉन एक्सेप्टेड किस था? बीरूबाई के केस में नॉन एक्सेप्टेड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रेम्बल वाज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड। ये किसने कहा था? प्रेम्बल जो है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, के.एम. मुंशी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल टू द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज, मतलब हार्ट एंड सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल में क्या माना गया है? कौन सा आर्टिकल माना गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है? वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, यूपीएससी का ये बहुत फेवरेट सेगमेंट है। यहां से क्वेश्चन हर साल पूरी पॉसिबिलिटी होती है 90% उठा लिया जाता है, ठीक है। तो राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड अ पीएस पेपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक पीएस पेपर किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेम्बल क्या है? ये चीज आपने जरूर अपने एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा, सरकारी किताबों में, अपनी एनसीईआरटी की किताबों के पहले दफ्ती पे ही ये चीज बनी रहती है। आइए थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, प्रेम्बल क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, and democratic republic to secure all the citizens justice, social, political, liberty of the thought expression, belief, equality of the status of opportunity, and to promote among all fraternity का मतलब क्या है, assuring the dignity of the individuals and the unity integrity of the nation। तो ये वही वाली बातें हैं दोस्तों जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि क्या उसके प्रिंसिपल्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उसी के ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे एलाबरेशन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 12 शेड्यूल्स हैं प्रेम्बल के, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम शेड्यूल्स और उनके सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखोगे दोस्तों कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 12 शेड्यूल्स बनाए गए, 12 शेड्यूल्स के जो हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स में आप देखोगे दोस्तों जहां आज भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है वो 11 शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायत, इससे क्वेश्चन बनता है। 10th शेड्यूल से क्वेश्चन बनता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है, जहां पे आप देखोगे अक्सर एस्पा के क्वेश्चंस आपने देखा होगा ना। एस्पा मतलब जो आर्मी को एक कह सकते हो कि स्पेशल जो है वो दिया गया, प्रिविलेज दिया गया है कि आप अपने बिहाफ पे कुछ भी कर सकते हो जिसमें आप मतलब कोर्ट को अपने डिसीजन बताने लायक नहीं हो। मतलब अगर आपने किसी को गोली मार दी या किसी भी नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में अगर आप कह सकते हो कि उसकी क्योंकि वहां पे अक्सर दंगे बवाल होते रहते हैं ना, तो आर्मी को ये ताकत दी गई है कि अगर आर्मी किसी को भी गोली मार देगी तो उनके ऊपर कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। तो आप देखोगे दोस्तों कि इन आवर इंडिया अपने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का दर्जा उनको दिया गया। इवन आप देखो कि 6th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्राइबल रिलेज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप देखोगे उसके बाद 5th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आप देखोगे कि 5th और 6th जो शेड्यूल है ना, ये क्या करता है कि एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देता है। जब लक्ष्मीकांत पे आप देखोगे कि स्पेशल सेगमेंट बना के इस पे एक चैप्टर है डिटेल में होलिस्टिक, वो मैं आगे ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे चैप्टर्स पे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहिए। 5th और शेड्यूल ये हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। 10th और 12th हो गया। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 8th शेड्यूल से उठाया गया। देखिए दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे वैसे पढ़ो तो चीजें याद हो जाएंगी। अगर एक तरीके से ऐसे बैठ जाओगे ना याद करने तो बहुत बोरियत महसूस होगी, भूल भी जाओगे। शुरुआत कहां से करोगे, जो कॉन्सेप्ट सामने आपको पेपर करंट टाइम का जो ट्रेंड है पूछने का, 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल का। 10th क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डिफेक्शन। डिफेक्शन आप देखोगे ना अभी बात उठी थी, 11 शेड्यूल पंचायत से है, 8 शेड्यूल किससे है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखोगे 6 शेड्यूल किससे है, स्टेट्स के लिए है। 5th शेड्यूल क्या है, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया कंटेनिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, दोनों 5th और 6th स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद के जो है अब उनको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट्स थे। ठीक है, 5th, 6th, 8th, 10th, 11th, इससे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। 12 से भी बनते हैं म्युनिसिपैलिटीज के, पर यह है कि यूपीएससी में अभी तक बना है, यूपीपीसीएस में तो देखिए बहुत कम चांसेस रहते हैं, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं जहां से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के बन जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पे है तो सारों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल किससे है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से है। सेकंड शेड्यूल किससे है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अलाउंसेस प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट की बात किस शेड्यूल में है, सेकंड में है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स द ओथ ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशंस ऑफ द शेड्यूल ऑफ द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। मतलब आप देखोगे कि स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा की सीटें जो है एलोकेट की जाएंगी, ये फोर्थ शेड्यूल अपना डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कवर हो गया। अब थोड़ा सा मेन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का डिवीजन दिखाया है। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों कि यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलता है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसको कहते हैं डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट। उसी जगह पार्लियामेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कौन होगा, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये दोनों। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट इज नोन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, आप देखोगे प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट्स के जो हेड होंगे ना उसको कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैज अ डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, मतलब यूं समझिए कि डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट जहां पे प्रेसिडेंट है यूएस में, वहां पे इंडिया में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें हुई। अब स्लाइड को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से स्टेट्स के, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता, डेफिनेट टेरिटरी और पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें हुई। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया इज कॉल्ड ए क्वासी फेडरल, ये कहाँ से किसने कहा था, केसी वेरे ने कहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, ये एमपीपीसीएस में एक बार आया था, घटना चक्र की सीरीज में मैंने पढ़ा है। इंडिया इज कॉल्ड ए क्वासी फेडरल, केसी वेरे ने कहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे द ओनली सोर्स ऑफ द इंडिया ऑफ द पावर इज नोन एज पीपल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है।
अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें हैं अपने नेशनल सिंबल्स को लेके, ठीक है। नेशनल सिंबल्स को लेके क्या बातें हैं? स्टेट एम्बलम है, लॉयन कैपिटल है अशोका का, कहां से अडॉप्ट किया गया? सारनाथ से अडॉप्ट किया गया। इंस्क्राइब्ड वर्क कौन सा है? सत्यमेव जयते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। अब एम्बलम पे क्या इंस्क्राइब्ड है? राइट पे बुल है, मिड पे अशोका व्हील है, लेफ्ट पे हॉर्स है, ठीक है। अब नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, ये डिजाइन किसने किया था? किसने डिजाइन किया था? इसको थोड़ा सा दोस्तों हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग की नजर बनी रहे। इसको डिजाइन करने वाले थे पिंगली विनिक्या, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? 3:2, मतलब 3 मीटर 3:2 इसका लेंथ है। एडॉप्टेड क्या है? 22 जुलाई 1947 को। कलर कौन कौन से हैं? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, करेज प्रोवाइड करना। व्हाइट का क्या मतलब है? पीस, शांति का प्रतीक है। ग्रीन क्या है? फर्टिलिटी, ग्रोथ, तरक्की और उन्नति। व्हील क्या है? ब्लू है, ब्लू कलर का है। स्पोक्स कितने, कितनी आरती हैं उसमें? 24 हैं। सिंबल्स क्या है? जस्टिस एंड प्रोग्रेस, अशोक पिलर टेकन फ्रॉम द सारनाथ, ठीक है दोस्तों। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब अपना यहाँ पे ये इसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब देखिए दोस्तों, नेशनल एंथम जन गण मन कहां से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया। ऑथर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था ये। पहले कब गाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलकत्ता के सेशन में पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया। कब? 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग कौन सा है अपना? वंदे मातरम। कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। पहली बार कब गाया? 1896 में, ठीक है। उसके बाद कौन सा कैलेंडर चल रहा है? शाका एरा कर रहा है, जॉर्जियन कैलेंडर जिसको बोला जाता है। अडॉप्ट कब किया गया? 22 मार्च 1957 को किया गया। फर्स्ट मंथ कौन सा है? चैत्र, लास्ट फागुन। ये सब उतने इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के एनेक्सेशन को देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स का एनेक्सेशन कब, कैसे, क्या हुआ? प्रिंसली स्टेट्स के एनोकेशन का कौन कमेटी मेंबर था? बताइए लिख करके। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, लौह पुरुष, आयरन मैन। प्रिंसली स्टेट्स का मर्ज कैसे कैसे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर, आप देखोगे बाद में मर्ज हुआ, ठीक है। हैदराबाद पुलिस एक्शन के द्वारा इस अपोलो अपोलो ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया गया था। जूनागढ़ का किस तरीके से, आप देखोगे प्रिंसली स्टेट्स मर्ज ऑफ द मर्जर मीडियम, ठीक है। ये मर्जर किस तरीके से है यहाँ पे समझने की कोशिश करें। 9 नवंबर 1947 को आप देखोगे जूनागढ़ में क्या हुआ। जूनागढ़ की कहानी है। 9 नवंबर 1947 को कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ऑफ काउंसिल, ठीक है। 20 फरवरी को 1948 को रेफरेंडम पास किया गया। उसके बाद 20 जनवरी 1949 को मर्ज कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है ना वो हैदराबाद का एनेक्सेशन है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्री के कॉन्सेप्ट का मैं बता रहा हूँ, मेंस को छोड़ दिए, अभी प्री को देखिए कि कौन से पुलिस एक्शंस के थ्रू? ऑपरेशन पोलो। कभी ये क्वेश्चन बना कि ऑपरेशन पोलो इज जनरली रिलेटेड टू विच, तो आप टोटली समझ जाना कि हैदराबाद के एनेक्सेशन पॉलिसी को लेके ऑपरेशन पोलो यहाँ पे था, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे अपना चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म हुआ, ठीक है, लक्ष्मीकांत का। तो फिर दोस्तों थैंक यू, यहाँ तक लास्ट तक आप लोग बने रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।